हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, आपका आरआरबी एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिस आ चुका था और उसका वीडियो मैंने डाल दिया है शॉर्ट नोटिस का। ठीक है ना, ये डिटेल नोटिस है तो इसमें अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, जो नोटिस है वो आज पब्लिश हुआ है, यानी कि 13 सितंबर को पब्लिश हुआ है। और जो एप्लीकेशन डेट है आपकी, जो स्टार्ट हो जाएगी 14 सितंबर से, और लास्ट डेट रहेगी आपकी 13 अक्टूबर। ठीक है ना दोस्तों। और जो एग्जाम फीस रहेगी, एग्जाम फीस की जो डेट रहेगी वो आपके लास्ट डेट के 2 दिन बाद तक रहेगी। ठीक है ना, यानी 14 और 15 अक्टूबर तक रहेगी। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं डेट ऑफ मॉडिफिकेशन की, तो मॉडिफिकेशन जो डेट है वो आपके जैसे ही आपकी लास्ट फीस पेमेंट डेट रहेगी ना, उसके अगले दिन से ही स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 16 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक, यानी 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा। जिसमें आपका अगर फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो गई हो तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप आरआरबी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आरआरबी आपने पहले डाल दिया है फॉर्म भरते समय, वही आपकी आरआरबी रहेगी। उसके अलावा अगर अपन नेम में या कोई डेट ऑफ बर्थ में इनमें करेक्शन करना हो तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट नोटिस में बताया था कि पांच इसमें टाइप की पोस्टें रहेगी। जिसमें आपको पहली पोस्ट है जैसे जिसमें है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। दूसरी पोस्ट है आपकी स्टेशन मास्टर की। ये दोनों पोस्टें जो है वो आपकी लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है ना, जिसमें आपका बेसिक पे 35 चार्ज रहेगा। बाकी 3 पोस्टें हैं ये लेवल 5 की है, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपकी लेवल 5 की पोस्टें हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है तो इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपकी एज है वो एज 18 से 36 इसमें मांगी गई है। ठीक है ना, जो 1/1/2025 से काउंट होगी। बाकी 3 साल का आपको इसमें कोविड के चलते हुए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है ना, अगर पोस्ट में आप मेडिकल की बात कर लेते हैं तो पहली पोस्ट है जिसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है। इसमें आपका B2 मेडिकल रहेगा। बाकी स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन में आपका A2 मेडिकल रहेगा। देखो दोस्तों दोस्तों, ये जो है ना स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये सेफ्टी से रिगार्डिंग पोस्टें हैं। तो इसमें आपको मेडिकल A2 चाहिए। बाकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट हैं, इसमें आपका C2 मेडिकल चलेगा। ठीक है ना। बाकी अगर आप ऑल ओवर इंडिया में अगर पोस्टों की बात कर लेते हैं तो देखो आपकी जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट है वो 1736 है। स्टेशन मास्टर की बात कर ले तो 994 पोस्ट है। और जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है वो 3144 पोस्ट है। ठीक है ना दोस्तों। बाकी अगर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात कर ले तो 1507 पोस्ट है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात कर ले तो 732 पोस्ट है। ये ऑल ओवर जो जोन में है। ठीक है ना दोस्तों, बाकी जोन वाइज तो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है ना, तो जोन वाइज में आप अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका देख लेंगे कि कौन से जोन से कितनी पोस्टें हैं और कौन सा जोन मतलब डेंजर में है। ठीक है ना दोस्तों, तो एक बार वो भी अपन देख लेंगे। बाकी अगर टोटल पोस्टों की बात कर लेते हैं तो 8113 पोस्ट है। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे ना तो इसमें एक चीज दिया गया है कि जो कैंडिडेट जो अपना फाइनल रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं ना, यानी कब तक आपका फॉर्म लास्ट डेट फॉर्म कब तक रहेगी, 13 अक्टूबर तक। ठीक है ना, अगर जिसका कोई भी ग्रेजुएशन का कर रखा हो किसी से भी, तो उसका जो रिजल्ट है मान लो अगर 13 अक्टूबर तक नहीं आया है तो वो इसमें नहीं भर पाएगा। ठीक है ना, वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। बाकी अगर 13 अक्टूबर से पहले जिसका रिजल्ट आ जाएगा वो तो इसमें भर ही सकता है। ठीक है ना, जैसे अगर मान लो 13 अक्टूबर आज आपकी इसमें लास्ट डेट है और आपका जैसे रिजल्ट आ रहा है 20 अक्टूबर को, तो आप इसमें नहीं भर पाएंगे। इसमें साफ साफ ही लिखा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक और इसमें पॉइंट दिया गया है कि कैंडिडेट शुड हैव देयर ऑन मोबाइल नंबर वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी। ठीक है ना, कीप द सेम। कहने का मतलब है कि जो कैंडिडेट है वो अपना मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है वो एक्टिव रखें। ठीक है ना, यानी कि चालू होना चाहिए। बाकी पर्सनल होना चाहिए। ठीक है ना, किसी और का नहीं लगाना है, क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है ना कि रेलवे में लंबा इसका प्रोसेस चलता है। ठीक है ना, और जब भी आपको कुछ भी भेजेंगे, जैसे मेल पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपके मेल पे या मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर गलत गलत हुआ या फिर आपने किसी गलती से किसी और के लगा दिए तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है ना, बाद में इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ कि विल नॉट एंटर एनी रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, यानी कि आपको कोई भी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जो आप फॉर्म भरते समय इसमें डालेंगे ना वही आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए आप केयरफुली से फॉर्म भरना और केयरफुली से अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना है। ठीक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, स्टेजेस ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो देखो, देयर शेल बी टू स्टेजेस, यानी कि आपके दो सीबीटी होंगे। सीबीटी सीबीटी वन और सीबीटी टू। ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, जो कि सीबेट होगा, किसके लिए, स्टेशन मास्टर के लिए। और टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जो कि आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए है। ठीक है दोस्तों। बाकी गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए आपके लिए केवल दो सीबीटी टेस्ट होंगे। उसके अलावा कोई साइको और कोई आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, शॉर्ट लिस्टिंग की अगर बात कर लेते हैं तो आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी शेल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। यानी कि सेकंड जो सीबीटी होगा आपका, उसके लिए आपको 15 टाइम्स पास किया जाएगा। यानी सीबीटी वन के अंदर आपको 15 गुना आपको क्या किया जाएगा, 15 गुना आपको पास किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, जितनी पोस्ट होगी उसका 15 गुना। और अगर बात कर लेते हैं तो सीबेट के लिए, तो जिसको बोलते हैं कि आपका साइको के लिए, तो साइको के लिए आपको 8 गुना पास किया जाएगा। जितनी आपकी पोस्ट है उसका 8 गुना आपको साइको के लिए पास किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। बाकी अगर नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं एक बार। तो देखो, आपका जो ए टू मेडिकल है ना, उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो फिजिकली फिट तो होना चाहिए। ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपकी जो आई में देख लें तो डिस्टेंट विजन जो होना चाहिए आपका 6/9 और 6/9 होना चाहिए। ठीक है ना, विदाउट ग्लासेस। और उसके अलावा अगर नियर विजन की बात कर लेते हैं तो आपका एसन 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, यानी कि कलर विजन के लिए आपको टेस्ट पास करना है। ठीक है ना। उसी उसके साथ में क्या होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन होना चाहिए, नाइट विजन और मायोपिक विजन में भी आप फिट होने चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। आगे देख लेते हैं ए3 मेडिकल की। तो ए3 मेडिकल में देखो, आपको क्या होना चाहिए, फिजिकली तो फिट होना चाहिए सभी में। आप जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें सब में फिट होने चाहिए। ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात डिस्टेंस विजन की बात कर लेते हैं तो 6/9 इसमें भी आपका होना चाहिए, विथ और विदाउट ग्लासेस। ठीक है ना। और नियर विजन की बात कर लेते हैं तो एस एन 0.6 आपका विथ और विदाउट ग्लास होना चाहिए। ठीक है ना। उसमें साथ में ही आपका कलर विजन में भी आप पास होने चाहिए, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक में भी आप फिट होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। बाकी आगे बात कर लेते हैं बी टू मेडिकल के अंदर। तो देखो, बी टू मेडिकल के अंदर क्या होना चाहिए, डिस्टेंस विजन जो आपका होना चाहिए 6/9 और 6/12 होगा, विथ और विदाउट ग्लासेस। ठीक है ना। और बाकी नियर विजन की बात करें तो एस एन 0.6 और 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, है ना। वेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन। ठीक है ना दोस्तों। बाकी अगर C2 मेडिकल की बात कर लेते हैं तो आपका डिस्टेंस विजन जो होना चाहिए वो 6/12 होना चाहिए, विथ और विदाउट ग्लासेस। ठीक है ना। बाकी नियर विजन की बात कर लेते हो एसन 0.6 कंबाइंड होना चाहिए, दोनों 0.6 का होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप फॉर्म भरने के बाद में भी आपको क्या है ना, आपका मेडिकल एक बार चेक जरूर कर लेना है, क्योंकि देखो रेलवे का जो मेडिकल होता है ना दोस्तों, वो थोड़ा कठिन होता है। ठीक है दोस्तों। जिसमें जितना दिया हुआ ना, जैसे A2 मेडिकल में फिट होना चाहिए तो A2 मेडिकल में फिट होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। और एक बार इसमें अपन लेजर वाली भी बात दी हुई है, तो वो भी अपन कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका लेसिक सर्जरी वाला एक पॉइंट दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी एंड सॉरी लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी produced to correct refractory error are not eligible for the post having medical standard A2 और A3 in this CEN। ठीक है ना। इस CEN के अंदर A2 और A3 वाले मेडिकल में है ना, आप जो जो कैंडिडेट लेसिक सर्जरी करवा रखे हैं या फिर कोई अदर सर्जरी करवा रखे हैं, ठीक है ना, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जबकि अब आपको पता है, मैंने एक लेसिक सर्जरी का एक वीडियो डाला था जो कि पैरामेडिकल के रिगार्डिंग आया था। उसमें क्या दिया हुआ था ना, उसमें दिया हुआ था कि लेसिक सर्जरी वाले उसमें मेडिकल दिया था कि लेसिक सर्जरी वाले उसमें एलिजिबल है। ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स दिए थे उसके रिगार्डिंग, वो वहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है ना। आ, लेकिन उसको कुछ कंडीशन दी गई थी, जैसे कि आपकी लेसिक सर्जरी 1 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए वगैरह। ये पूरा आप वीडियो देख लेना। ठीक है ना। उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका लेसिक सर्जरी है ना, वो वैलिड नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। अगर जो भी लोग लेसिक सर्जरी करवा रखे हैं वो इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। बाकी आगे देख लेते हैं। कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी एंड any other surgery produced to correct refractory error are eligible for the post having medical standard B2 और C2। यानी कि अगर मान लो आपने लेसिक सर्जरी करा रखे हैं, ठीक है ना, तो आप B2 और C2 मेडिकल जो आप मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके लिए आप क्या है, आप एलिजिबल है। लेकिन उसमें भी क्या दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ, देखो मेंशन इन रेलवे बोर्ड लेटर 2022
बार एच बार 5 बार 1, ठीक है ना, NER दल बी डेटेड 25/8/2022, अनेक्सर 8, इसके अंदर आप जाके चेक करना है, ठीक है ना। जो भी अगर लेसिक सर्जरी करवा रखे हैं तो आपको B2 और C2 जो मेडिकल है ना उसके लिए ये एलिजिबल है, लेकिन उसमें भी आपको जो अनेक्सर 8 में दे रखा है जो ये लेटर है, इस लेटर के रिगार्डिंग, ठीक है ना, इसमें जाके देखना है कि वो कैंडिडेट इस पॉइंट्स को अगर फॉलो करेगा तो वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, एज लिमिट की अगर बात कर लेते हैं तो देखो मैंने बताया था कि आपको 1/1/2025 को काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। बाकी एज ग्रुप में देख लीजिए आप, 18 से 30 आपकी एज है, जिसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2/1/1989 को जिसका बर्थ है, यानी कि उसके बाद का जिसका बर्थ है वो इसको फिलअप कर सकता है, उसके पहले वाला इसको फिलअप नहीं कर सकता है, ठीक है ना। वहीं पे अगर ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 2/1/1986 का जिसका जन्म है उसके बाद का जिसका जन्म है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। और ST SC वाले की बात करें तो 2/1/1984, यानी कि चौरासी से बाद वाले जिनका बर्थ है वो लोग इनको फिलअप कर सकते हैं, बाकी फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर लोअर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो सभी कम्युनिटीज के लिए है, यानी कि ऑल कैटेगरीज के लिए है, वो 1/1/2007 रखी गई है, यानी कि 1/1/2007 के बाद जिसका भी बर्थडे है वो इसको फिलअप नहीं कर सकता, ठीक है ना, उससे पहले वाला इसको फिलअप कर सकता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन की फीस की बात कर लेते हैं तो आपकी 500 रुपये और 250 रुपये है, जिसमें 500 रुपये में आपका यूआर और ओबीसी आता है, ठीक है ना। बाकी जिसमें PWD है, फीमेल ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, ठीक है ना, और ST SC माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और EBC वाले हैं उनके लिए 250 रुपये है, ठीक है दोस्तों। बाकी 500 रुपये में से आपको 400 रुपये, अगर मान लो आप CBT 1 में बैठते हैं और पास नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो आपको 500 में से 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर 250 रुपये जो ये है, 250 रुपये वाले, तो इनको क्या है, इनको CBT में बैठने के बाद में 250 रुपये वापस ऐसे कैसे मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लाना होगा, जो सर्विस एम्प्लॉई है, सर्विंग एम्प्लॉई, उनके लिए है, ठीक है ना। यानी कि इस टाइम पे आप फॉर्म भर दोगे, लेकिन बाद में जैसे मान लो कोई अदर जैसे जॉब कर रहा है, जैसे सेंट्रल या गवर्नमेंट स्टेट में कोई भी कैंडिडेट है जो कि अभी जॉब कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो उसको क्या करना है ना, लास्ट टाइम में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे उसको NOC लाना अनिवार्य है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, अगर एग्जाम पेपर की बात कर लेते हैं तो आपका जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट की रहेगी, ठीक है ना, जिसमें GS के क्वेश्चन 40 रहेंगे, मैथमेटिक्स के 30 रहेंगे और रीजनिंग के 30 रहेंगे, ऐसे करके टोटल जो नंबर रहेगा आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। बाकी PWBD कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट्स मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे नेमो पोस्ट पोस्ट है आपकी गुड्स ट्रेंड मैनेजर है जो कि लेवल 5 की है, ठीक है ना। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है जो कि लेवल 5 है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है जो कि लेवल 5 है, ठीक है ना। बाकी ये दोनों लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इनके लिए है ना, जो CBT होगा आपका वो कॉमन होगा, सभी के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, और जो CBT 2 है वो भी सभी के लिए कॉमन होगा। लेकिन अगर टाइपिंग स्किल की बात कर लेते हैं या स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं तो किस किस में आपकी टाइपिंग है, तो देखो आपका एक तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, उसके अंदर टाइपिंग टेस्ट है। बाकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, इसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है ना। बाकी अगर स्टेशन मास्टर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका साइको होगा, ठीक है ना। और जो आपकी दो पोस्टें हैं, एक तो ट्रेन मैनेजर की और एक आपका चीफ कॉमर्शियल कम टाइप टिकट सुपरवाइजर की, इन दोनों में डायरेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है ना। अगर आप दोनों एग्जाम में पास कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना दोस्तों। देखो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। बाकी रही पोस्टों की बात, तो पोस्टों की जो मैं है वो आपको एक दिन में इसका वीडियो बना के अलग से कौन से जोन से कितनी पोस्टें हैं और कहाँ से फॉर्म डालना चाहिए और कहाँ से नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। और मैंने कहाँ से लगाया था जिस टाइम पे मैंने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पे, और अभी मैं कहाँ से लगाऊंगा, तो वो मैं आपको सभी अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना दोस्तों, चैनल को। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।